गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का चौथा भाग। वी आर गोइंग टू स्टडी पार्ट 4 ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे कि जो सांस के जरिए हम हवा लेते हैं और जो ब्लड होता है, इसके बीच गैसेस का यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज किस प्रकार से होता है। तो ये जो डायग्राम हमने पहले स्लाइड पे रखा हुआ है, इससे भी बहुत कुछ एक्सप्लेन होता है। जैसे होता क्या है कि इन टिश्यूज में कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है, जिसके जरिए कि ऑक्सीजन यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीजन यूज होने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा करीब करीब 40 mmHg के आसपास इसका पार्शियल प्रेशर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 हो जाता है। और यही जो हवा का कंपोजिशन है, ये इस ब्लड में आ जाता है कि पहले जो ब्लड ये हृदय से आया था तो यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा था, लेकिन क्या हुआ, यहां तक जब ब्लड आया था तो देखिए ऑक्सीजन था 100 और कार्बन डाइऑक्साइड था 45। आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ चूंकि ऑक्सीजन 40 है और यहाँ 100 है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो ऑक्सीजन है इस ब्लड का, वो इसमें चला जाएगा जैसे ये जा रहा है। और यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड था जो 45 है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस रक्त में चला जाएगा और ऑक्सीजन रक्त से इस टिश्यूज में चला जाएगा। फिर यहाँ जो अब ये जो वापिस जो सारा ब्लड जा रहा है हृदय में, है ना, ये सिस्टेमिक वेन्स है, ठीक है ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट है। सो दिस इज हाई ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो ऑन ऑक्सीजन। अब ये पहुंचा हृदय में। हृदय में क्या हुआ कि पहले दाहिने आलिंद फिर दाहिने निलय, वहां से कहां चला गया, ये चला गया फेफड़े में, यानी कि कूपिकाओं में चला गया, लंग्स की कूपिकाओं में। कूपिकाओं में देखिए एक अंदर की जो दीवार है, इस दीवार का एक लेयर है जो बना हुआ है स्क्वामस एपिथेलियल से। इसकी दो कोशिकाएं यहाँ दिखाई है। एक तो कोशिका का लेयर ये है, दूसरा जो ये कैपिलरीज होती हैं, जो केशिकाएं होती हैं, तो केशिकाएं सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती हैं, जिनको हम इंडोथीलियल सेल्स कहते हैं। वो इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पर एंडोथीलियल सेल्स है और यहाँ स्क्वामस एपिथेलियम है। तो जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है इन्हीं दोनों लेयर्स के बीच में हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड था, ये कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि ज्यादा है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। और यहाँ एक्चुअली जो हवा थी, हवा में पहले ऑक्सीजन की मात्रा 104 थी, कार्बन डाइऑक्साइड 40 था। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जो आया ये 45 है और यहाँ 40 है, तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से निकल करके यहाँ चला जाएगा। और जो ऑक्सीजन 104 है और ऑक्सीजन इधर जो है 40 था, तो मतलब ये ऑक्सीजन घुल जाएगा इस ब्लड में। और फिर घुलने के बाद क्या होगा कि अब इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा 104 हो गई, है ना, देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है। और यहाँ पर 140 हो गई, सॉरी 140 नहीं 40 होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 40 होगी और ऑक्सीजन, मैं उल्टा बोल गया, ऑक्सीजन 104 है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज 104 and the carbon dioxide is 40 when the blood is exiting from the capillary bed, lungs alveolus। फिर यहाँ आकर के ये पल्मोनरी वेन्स जो है ये क्या करेगा, इसको बाएं निलय और बाएं आलिंद और बाएं निलय से लेकर के फिर इसको जो सिस्टेमिक आर्टरीज है उसके जरिए फिर टिश्यू तक ले जाएगा। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है सिस्टेमिक। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, मतलब ये जो सिस्टेमिक ब्लड वेसल है इसको ये टिश्यू तक ले जा रहे हैं और सिस्टेमिक वेन्स जो है इसको इधर ले जा रहे हैं। सो दिस इज द सिस्टेमिक सर्किट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। आगे मैं सिस्टेमिक बोलूं तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। सो ये ओवरऑल यही कंडीशन होता है, यही सर्कुलेशन का पार्ट होता है, गैस के एक्सचेंज का पार्ट होता है, जिसको हम थोड़े डिटेल में फाइनल डिटेल के साथ समझेंगे। So the gas exchange occurs between the blood and the alveolar layer। ये हम बता चुके आपको कि फेफड़े में जो हवा होती है और वहां जो कैपिलरीज में जो ब्लड होता है, इसके बीच गैसों का विनिमय होता है, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस फेफड़े की हवा में जाता है। और ये अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो एंडोथेलियल सेल्स और स्क्वामस एपिथेलियम जैसे मैंने बताया उसके क्रॉस होता है। और ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पर। पार्शियल प्रेशर क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हवा में जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना होता है, आप सारे जानते हो, दिस इज 760 mmHg।
अब 760 mmHg जो है ये होता क्या है कि हवा में कई गैसों का मिश्रण होती है, अब आप जानते हो। तो हर हवा जो है, हर गैस जो हवा का जो भी संघटक गैसेज होती हैं हवा की, वो सारे अपना अपना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, अपना अपना प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, और सबों का जो मिला करके जो प्रेशर होता है उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है। तो हर हवा का जो इंडिविजुअल अपना प्रेशर होता है उसको मानसिक दाब या पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब ये होता क्या है कि ये डिफ्यूजन होता है गैस और लिक्विड। गैस हुआ जो हवा जो हमने सांस ली या जो हवा हमारे फेफड़े के अंदर एयरवेज में है, और लिक्विड यानी कि खून, तो खून जो ब्लड में है, तो वो जो गैस और लिक्विड के बीच ये डिफ्यूजन की वजह से, विसरण की वजह से ये गैस एक्सचेंज की क्रिया होती है। जैसे देखिए ये गैस एक्सचेंज लंग्स में कैसे हो रहा है। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय इनॉर्मस सरफेस एरिया ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है और शॉर्ट डिफ्यूजन डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ बेसिकली दो स्तरों का ही एक डिफरेंशिएशन है। एक स्तर जो कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स का होता है और दूसरा स्तर जो एल्वियोलाई के स्क्वामस एपिथेलियम का होता है। इससे एयर एल्वियोलर एयर मंदकुपिकाओं में जो हवा है और रक्त केशिकाएं हैं इसके बीच गैस का एक्सचेंज होता है, और इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ब्लड और एयर के बीच में एक इक्विलिब्रियम में आते हैं। ये देखिए ये अंदर बना हुआ ये कैपिलरीज है, ये जैसे आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये एयरवेज है फेफड़े का, जिसको हम ब्रोंकस कहते थे। प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, ये सारी की सारी जा करके इस तरह से चैम्बर्स में खुलते हैं, जिसको कुपिकाएं कहते थे। कुपिकाओं के अंदर तो गैस भरी होती है और उसकी दीवार पर ऐसे ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जहां पर कि गैस का एक्सचेंज होता है। ये हम बता चुके पहले आपको। उसके बाद जो गैस लॉ है ये क्या कहता है, डिफ्यूजन हैपेंस अक्रॉस द इन रेस्पॉन्स टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जाहिर सी बात है कि सांद्रता जिधर ज्यादा होगी उधर, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसी चीज का फ्लो होता है, ये हम सारे जानते हैं, बेसिक रूल है ना। और ये सांद्रता कैसे लॉ लागू होता है, और फिर गैस लॉ जो होते हैं वो उसके आधार पर ये डिफ्यूजन की क्रिया होती है। गैस लॉ आपने पढ़ा हुआ है, बॉयल्स का नियम वगैरह आपने पढ़ रखा है, गैस के नियम केमिस्ट्री की क्लास में। तो उसी के आधार पर इसको हम और समझेंगे अभी। अब देखिए जो जैसे कंपोजिशन ऑफ एयर है, तो हवा में जो सॉरी संगठन होता है अलग अलग गैसेस के, से नाइट्रोजन आप जानते हो 78.6 से अप्रोक्सीमेटली 79%, ऑक्सीजन 21%, 20.9, वाटर वेपर करीब करीब आधा % होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। जब हम पढ़ा करते थे तो ये 0.03% होता था, लेकिन प्रदूषण की वजह से ये समय के साथ बढ़ रहा है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। अब जाहिर सी बात है कि मान लीजिए ऑक्सीजन इधर 21% है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन जो है 10% है, तो ऑक्सीजन 21% से 10% की ओर जाएगा। उसी प्रकार से यार कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 4% है और दूसरी तरफ 10% है, तो जाहिर सी बात है 10% से 4% की ओर आएगा। यही कहा गया है यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखिए एक जो गैस का जो प्रेशर है, जैसे मैं आंशिक दबाव की बात कर रहा था कि जैसे मैंने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, दैट इज 76 mmHg, जो पारे का 760 मिलीमीटर के दाब के बराबर होता है। और ये क्यों होता है आप सारे जानते हो, आपने सबने केमिस्ट्री पढ़ी है कि जितनी भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्राउनियन मोशन करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये गैसेज आपस में, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, प्लस जिस कंटेनर में, जिस चीज में वो रखे रहते हैं उसकी दीवारों से भी टकराते हैं, जिसकी वजह से कि प्रेशर जनरेट होता है। अब जैसे मैंने कहा था ना पार्शियल प्रेशर किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करता है, जैसे देखिए ये जो टोटल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 760, उसमें से जो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का है वो 597 है, क्योंकि वो 79%, 78.6, 70 के आसपास है। ऑक्सीजन है ये करीब करीब 20.9 यानी कि 21% के आसपास होता है, इसलिए इसका पार्शियल प्रेशर कितना, वो 159। कार्बन डाइऑक्साइड है जो परसेंटेज जो सांद्रता होती है 0.04% होती है, तो ये 0.3 उसका पार्शियल प्रेशर होता है। हवा का जो होता है प्रेशर वो आधा % हवा कह रहा हूँ, जलवाष्प जो है ये करीब करीब आधे % होता है, तो ये 3.7 इसका पार्शियल प्रेशर होता है। जब ये हवा एयरवेज में चली जाती है, यानी कि हमारे जो श्वास नलिका है ना,
फेफड़े का जो एयरवेज है। तो खास तौर से जब ये एल्वियोलर स्पेस में ये जब हवा जाती है तो इस कंसंट्रेशन में थोड़ा चेंज होता है, मतलब नाइट्रोजन भी कम हो गया जिसकी वजह से इसका पार्शियल प्रेशर कम हो गया, ऑक्सीजन भी कम हो गया जिसकी वजह से यानी ये 20 से 13.2% हो गया, इसका भी पार्शियल प्रेशर कम हो गया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्शियल प्रेशर है ये बढ़ गया। व्हाई? बिकॉज इट वाज 0.04%, now this has reached to the concentration of 5.2%। तो इसी वजह से इसका जो पार्शियल प्रेशर ये बढ़ गया। और जो जलवाष्प है, चूंकि जो बाहर हवा होती है कंपैरेटिवली ड्राई होती है हमारे जो अंदर जो एयरवेज की तुलना में, इसलिए यहाँ नमी भी बढ़ जाती है जिसकी वजह से अब ये 47 है। जो हवा हम बाहर सांस के जरिए छोड़ते हैं उसमें नाइट्रोजन का जो की सांद्रता 74.75% के आसपास है, पार्शियल प्रेशर ये है। ऑक्सीजन करीब करीब 15.3 के आसपास है, पार्शियल प्रेशर ये। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 3.7% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास इसका पार्शियल प्रेशर है 28। तो कहने का मतलब जो हवा आ रही थी वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% था, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड 4% है। जो हवा अंदर आई थी उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% था, जो अभी अब 15% के आसपास हो गया। ठीक है। अब एक नियम होता है, इसको हम हेनरीज लॉ कहते हैं। वो हेनरीज लॉ क्या कहता है? व्हेन द गैस कम्स अंडर द प्रेशर या व्हेन द गैस इज अंडर द प्रेशर, जब गैस किसी दबाव में होता है और वो किसी लिक्विड के कांटेक्ट में आता है, जब किसी द्रव के संपर्क में आता है, देन द गैस डिसॉल्व्स इन द लिक्विड अंटिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। अब जैसे देखिए यहाँ पर इस स्पेस में गैस भरी हुई है और ये लिक्विड है। जब इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, एक खास प्रेशर दे देंगे, तो क्या होगा कि द गैस मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट डिसॉल्विंग इन दिस लिक्विड। जैसे मान लीजिए कि एल्वियोलर लेयर है, एल्वियोलर एयर है और ये ब्लड है, तो इसमें जो ऑक्सीजन घुला हुआ है या इस एयर में जो ऑक्सीजन है वो इस लिक्विड में घुल जाएगा। यहाँ लिक्विड आप ब्लड को मान सकते हैं। ठीक है। और ये तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक एक साम्यावस्था की अवस्था नहीं आ जाती, मतलब कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर जो हवा में है और द्रव में है ये करीब करीब जब तक बराबर सा नहीं हो जाता, तब तक वो साम्यावस्था आने तक ये जो घुलना रहेगा। जो गैस जो ये डिसॉल्व हो रहा है ना ये लिक्विड में, ये क्रिया तब तक चलती रहेगी। लेकिन द मोमेंट क्या हुआ कि आपने इस प्रेशर को हटा दिया, तो इसका मतलब यहाँ का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया, पार्शियल प्रेशर कम हो गया। तो इसमें जो घुला हुआ ऑक्सीजन है वो क्या होगा? ये अब बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, बॉयल्स का नियम। ठीक है, और इसकी वजह से अब इसमें जो घुला हुआ ऑक्सीजन है ये बाहर चला जाएगा। किसी भी दिए हुए तापमान पर एट एनी गिवन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। किसी भी दिए हुए तापमान पर कितनी गैस इस द्रव में घुली होगी वो इस पे डिपेंड करता है कि उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, कितना आंशिक दाब है। ठीक है, ये हेनरी का नियम है और ये नियम हमें इस चीज को समझने में मदद करता है कि किस प्रकार से जो हमारे फेफड़े की हवा है और जो खून है इसके बीच गैस का एक्सचेंज होता है, या फिर जो हमारे ऊतक हैं और हमारे जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है इसके बीच कैसे गैस का एक्सचेंज होता है। और इसका एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे ये देखिए सोडा कैन है। सोडा कैन में क्या हुआ है कि ये जो प्रेशर में डला हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड अभी इस द्रव में घुला हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इसका क्या खोलते हो इसको तो ये गैस ही रिलीज होकर के बाहर आती है। पहले गैस बाहर आती है, ठीक है, और गैस के साथ थोड़ा लिक्विड भी आ जाता है बिकॉज गैस इज डिसॉल्व इन द लिक्विड। अब ये जो गैस एक्सचेंज जो लंग्स में होता है, इंस्पायर्ड एयर, एल्वियोलर लेयर, इसका देखिए एक दिया भी हुआ है। ये मैं पहले तो बता चुका आपको कि वाटर वेपर इज वेरिएबल इन द इंस्पायर्ड एयर। जो हवा हम सांस ले रहे हैं उसमें वाटर वेपर की मात्रा मौसम के हिसाब से बदलती है। सब गर्मियों में कम होगा, बरसात में ज्यादा होगा। एल्वियोलर लेयर यानी कि जो फेफड़ा है वहां जो पार्शियल प्रेशर है वो 747 है। कार्बन डाइऑक्साइड जब सांस ली थी तो 0.3 mmHg था और अब ये 40 है। ऑक्सीजन जब हवा अंदर आई थी तो 159 था और ये 105 है। नाइट्रोजन 601 था, 568 हो गया। कुल मिलाकर के जो
टोटल प्रेशर है वो 760 mmHg के आसपास। जब फेफड़े में जाने के बाद इस हवा के कंपोजिशन में चेंज आता है। ये हेनरी लॉ हम बता चुके हैं। एंड अब हम आगे चलते हैं। देखिए, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन पार्शियल CO2, PO2 इसको कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है उसमें एल्टीट्यूड से या ऊंचाई से क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना, वैसे वैसे वायुमंडलीय जो दाब है वो कम होता है। अब जैसे देखिए, ये फीट दिया हुआ है, 0 फीट पे सी लेवल पर, यानी कि समुद्र की सतह का जो स्तर है वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 है। लेकिन अगर हम माउंट एवरेस्ट पे चले जाएंगे, वो करीब करीब 2700 फीट पे है, वो करीब करीब 9000 मीटर है ना, 8.5 से 9000 मीटर के बीच में है कुछ। तो वो मतलब वो यहाँ है, हाइट क्या है उसकी, अप्रोक्सीमेटली 27,000 फीट। तो जमीन पर यानी कि समुद्र की सतह पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब था वो कितना था, 760 था। अब यहाँ कितना हो गया, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 349। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हवा में था दैट वाज 159, नाउ इट हैज गॉन डाउन टू 73, जिसकी वजह से कि हमारे फेफड़े में जो प्रेशर 105 था वो घट के कहां चला गया, 40, जिसकी वजह से कि ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100 था, जब ये लोड हुआ था लंग्स में, जब ऑक्सीजन की लंग्स में लोडिंग हुई थी, और लंग्स में जब ब्लड में ऑक्सीजन की लोडिंग हुई थी तो PO2 था 100, नाउ इट हैज गॉन डाउन टू 735, जिसकी वजह से क्या होगा कि शरीर के सारे अंगों को ऑक्सीजन की बहुत कमी महसूस होगी। और इसीलिए वहां उस ऊंचाई पर आप ऐसे नहीं जा सकते, जब तक कि कोई आपको सांस लेने वाला कोई यंत्र आपके साथ नहीं हो तो आप नहीं जा सकते। ऊंचाई पर आप जैसे जैसे जाते हैं, सांस इसलिए फूलती है कि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम होगा तो PO2 भी कम होगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड में भी ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और फिर आपकी सांस फूलने लग जाएगी। उसी प्रकार से जैसे सी लेवल से हम नीचे जाते हैं तो खास तौर से पानी में तो वैसे ही जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, वैसे वैसे पानी का जो दबाव ऊपर से होता है ना वो बढ़ता जाता है। जैसे पानी की सतह पे कोई तैर रहा है तो उसके शरीर पर कोई दबाव नहीं, लेकिन अगर 100 फीट पानी के नीचे चला जाए तो उसके शरीर पर जो पानी है उसका दबाव बढ़ जाता है। और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब आप यूं समझिए कि टोटल प्रेशर जो है सी लेवल से नीचे हर 33 फीट पर एक एटमॉस्फेरिक बढ़ जाता है। मतलब जमीन पर जो प्रेशर आदमी फील करता है ना वायुमंडल का, पानी में जाने के बाद हर 33 फीट पर उतना प्रेशर उतना उसका बढ़ जाता है। यानी कि अगर 33 फीट पे तक वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील कर रहा है तो 36 से 66 फीट तक वो 2 फील करेगा, है ना। और 33 फीट पर क्या होता है कि प्रेशर इक्वल्स टू 2 इंटू, मतलब 33 फीट जाने के बाद जो दबाव है वहां हवा का दबाव तो नहीं होगा, बेसिकली पानी का दबाव होगा, दैट वुड बी जस्ट डबल ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक चीज हम और पढ़ेंगे अभी, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन नेक्रोसिस, जो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। रेट ऑफ फ्लो थ्रू द पल्मोनरी सर्किट इक्वल्स थ्रू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब जो पल्मोनरी सर्किट, मतलब रक्त की जो केशिकाएं हैं जो लंग्स में होती हैं, वहां जो ब्लड फ्लो होता है, वहां जो खून के संचरण का जो दर होती है, जो पर मिनट ml पर मिनट जितना खून बहता है, ऑलमोस्ट वही सर्कुलेशन का रेट जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है अभी हमने देखा। और होता क्या है कि ये जो पंप किया जाता है ना, ये लोअर प्रेशर पे होता है। मतलब होता क्या है कि हार्ट से जब ब्लड चलेगा तो वहां तो पंपिंग रेट ज्यादा होगा, लेकिन अंदर जाने के बाद जब एल्वियोलाई में पहुंच जाता है तो उसका जो पंप, आप जानते हो कि जब पंप आउट किया जाता है ब्लड को तो ये कितना होता है, वो करीब करीब 120 mmHg के आसपास होता है। लेकिन जब ये पल्मोनरी कैपिलरी में चले जाते हैं तो वहां क्या होता है कि इसका प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है
और उसकी वजह से होता है कि उसका कारण ये होता है कि वहाँ प्रेशर कम होने का कारण ये होता है कि जो पल्मोनरी कैपिलरी है, जो पल्मोनरी वेसल्स हैं, उनका रेजिस्टेंस लो होता है। जैसे ज्यादा दाब होगा तो कैपिलरी फैल जाएंगी, डायलेट हो जाएगी। कम प्रेशर पे ब्लड आएगा तो कैपिलरी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और इसकी वो कम प्रेशर वहां पे डालते हैं, जो प्रेशर रेजिस्टेंस चूंकि जो पल्मोनरी वेसल्स का कम होता है, इसकी वजह से कि वहां पर कोई पल्मोनरी एडिमा या कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह जैसी चीज नहीं होती। एंड ये हम आपको बता चुके हैं कि पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट व्हेन द एल्वियोलर PO2 इज लो। अगर ऑक्सीजन का प्रेशर लो है तो ये पल्मोनरी आर्टरीज क्या होंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। क्योंकि अगर मान लीजिए PO2 लो है ना, तो क्या है कि ब्लड को वहां पर कैपिलरी बेड में जो 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 एल्वियोलस का जो कैपिलरी का बेड है, वहां ब्लड को ज्यादा देर ठहरना पड़ेगा। ऑक्सीजन सैचुरेट होने के लिए रक्त को थोड़ी देर वहां पे रुकना पड़ेगा। तो रुकने के लिए क्या होता है कि वहां पर प्रेशर, अगर मान लीजिए प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा। फ्लो तेज हो जाएगा तो बिना ऑक्सीजन लोड हुए ही वो ब्लड वहां से निकल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कि मान लीजिए कि यहाँ पर इस कैपिलरी बेड में और यहाँ पर गैस का एक्सचेंज हो रहा है। अगर यहाँ पर ब्लड थोड़ी देर ठहरेगा नहीं तो इसकी लोडिंग नहीं होगी, है ना। अगर ये तेजी से ब्लड यहाँ से फ्लो आउट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की लोडिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए जो ये वहाँ की जो कैपिलरी है उनके में कंस्ट्रिक्शन या डायलेशन होता है, जो प्रेशर को रेगुलेट करते रहते हैं ताकि ब्लड उतनी देर तक रहे जिससे कि प्रॉपरली गैस का एक्सचेंज हो सके। दूसरी बात यह है कि ये हेनरी लॉ की मैं बात कर रहा था कि गैस जो सॉल्यूशन में होता है वो डिपेंड ये भी करता है कि गैस कितना डिजॉल्व होगी लिक्विड में। यानी कि जो फेफड़े में जो गैस है वो किस हद तक खून में डिजॉल्व होगी, वो डिपेंड इस पे भी करता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो आपको मैं बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सॉल्युबल होता है, ऑक्सीजन इससे कम सॉल्युबल होता है और नाइट्रोजन तो बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं होता। और इन दोनों की सॉल्युबिलिटी जो होते हैं वो खास तौर से लिपिड में ज्यादा है। लिपिड यानी कि क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 2 कोशिकाओं का स्तर होता है जिसके थ्रू की गैस का एक्सचेंज होता है। तो उन कोशिकाओं के में को पार करने के लिए क्या होता है, कोशिकाओं का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड बहुत ज्यादा होता है। और फॉर्चुनेटली कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है, इन दोनों में ही जो लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी अच्छी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंडोथीलियल कोशिकाएं होती हैं या स्क्वामस एपिथेलियम होती हैं, उनके बीच जो गैस का एक्सचेंज है ना वो इसलिए हो सकता है क्योंकि ये दोनों ही, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों ही लिपिड में यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। उसके बाद ये हम बता चुके कि डिफ्यूजन एफिशिएंसीज में जो सब्सटेंशियल डिफरेंस होता है पार्शियल प्रेशर में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की, इसकी वजह से होता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लिपिड सॉल्युबल हैं। तीसरी बात की इतनी एल्वियोलाई होती है लंग्स में कि उसका टोटल सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा गैस का एक्सचेंज हो सकेगा, है ना। और ये जो ब्लड का फ्लो है और एयर का फ्लो है कि किस गति से हम सांस ले रहे हैं, वहां जो गैस का चेंज हो रहा है वो और जो ब्लड का फ्लो है, ये दोनों चीजें कोऑर्डिनेटेड होती हैं। आप देखते हो कि जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, उस समय क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो रहा है तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन वहां पर सैचुरेट हो, उसके लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए ऑक्सीजन का। आपको हमेशा फ्रेश एयर चाहिए, इसीलिए क्या होता है कि सांस की गति भी तेज हो जाती है। जब आदमी भागता है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो क्या होता है कि सांस की गति भी तेज हो जाती है। तो ब्लड फ्लो और एयर फ्लो दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं। ब्लड फ्लो, एयर फ्लो को हम वेंटिलेशन कहते हैं और ब्लड फ्लो को हम परफ्यूजन कहते हैं। ये देखेंगे, हम समझेंगे आगे। तो देखिए रेस्पिरेटरी प्रोसेस और पार्शियल प्रेशर, ये हम आपको ऑलमोस्ट बता चुके हैं कि जब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या, ये देखिए ये टिश्यू से ब्लड आया हार्ट में, हार्ट से फिर ये गया दोनों लंग्स में, ठीक है, दोनों लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में आया और हार्ट से फिर ये ऊपर कैरोटिड पार्ट है सर्कुलेशन का, ये सिस्टेमिक पार्ट है। अब देखिए कि ये एल्वियोलस है यानी कि फेफड़े के की कुपिकाएं हैं। यहां पर क्या है कि PO2 100 है ना, और PCO2 40 है। जो ब्लड आया हम आपको बता चुके कि PO2 was 40 एंड PCO2 was 45। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑक्सीजन है, चूंकि इधर कम है और इधर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इधर से इधर जाएगा,
और कार्बन डाइऑक्साइड इधर 45 है और इधर इधर 40 है, सॉरी इधर 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 40 है कार्बन डाइऑक्साइड, इधर कार्बन डाइऑक्साइड 45, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर देगा। और फाइनली जब ये कैपिलरी यहां से यहां आती है तो क्या होता है, PO2 बिकम्स 100 एंड PCO2 बिकम्स 40। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। और यहाँ जैसे मैं मेम्ब्रेन की बात कर रहा था कि दिस इज द लेयर ऑफ इंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी एंड दिस इज द लेयर ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। तो इन्हीं दोनों जो मेम्ब्रेन के लेयर हैं इसी को पार करना पड़ता है और इसीलिए सॉल्युबिलिटी लिपिड की चाहिए। फिर क्या होता है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जरिए जब ये अलग अलग टिश्यूज में पहुंच जाता है ब्लड, तो वहां क्या होता है, यहाँ पर ब्लड यहां से यहां तक आते ही 100 से 95 हो गया, ठीक है। अब इधर PO2 95 है, PCO2 40 है, इधर PCO2 45 है और PO2 40 है। जाहिर सी बात है कि अब ऑक्सीजन इधर से इधर जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन प्रेशर दोनों ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां चले जाएंगे। नाउ दिस ब्लड विल which would be having less of oxygen and high of carbon dioxide would be again sent to the हार्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन और लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब आप समझ चुके हैं अभी तक। तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका, आई एम गोइंग टू स्किप दिस। ये लंग फंक्शन का इंडेक्स है, ये भी देखिए कि ये वही जो मैंने आपको समझाया था वही, ये सिस्टेमिक जो आर्टरीज हैं, है ना, सॉरी सिस्टेमिक वेन्स हैं जो कम ऑक्सीजन और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ला रहे हैं। एल्वियोलस में क्या हो रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन की लोडिंग हुई और अब ये PO2 100 हो गया, PCO2 40 हो गया, पहले PCO2 45 था। फिर ये जो सिस्टेमिक आर्टरीज है यहाँ से पहुंचा टिश्यूज में, टिश्यू से फिर सिस्टेमिक वेन के जरिए, ये हम समझा चुके आपको। ये इंटरस्टिशियल सेल ये सब ये बता चुके हम आपको। उसके बाद गैस पिकअप एंड डिलीवरी, इसमें आरबीसी जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली आरबीसी जो होता है वो उसके ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, क्योंकि जो प्लाज्मा होती है ना उसमें ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। उसमें जो प्लाज्मा में दोनों गैसेस का कंटेंट बहुत कम होता है, ये हम देखेंगे किसी स्लाइड में आगे। तो अब देखिए कि ऑक्सीजन बाइंड्स टू द कार्बन आयन, सॉरी कार्बन कह रहा हूँ, आयरन आयन। ये बेसिकली जो फेरस आयन होते हैं Fe+2 उसके साथ हीमोग्लोबिन बाइंड करता है एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये ऑक्सीजन जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जहां पर हवा में ज्यादा है तो ये बाइंड कर जाएगा जा करके हीमोग्लोबिन से, और जहां पर लो होगा वहां हीमोग्लोबिन से छूट जाएगा। तो हीमोग्लोबिन से बाइंड भी करता है और अनबाइंड भी करता है, जिसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ईच आरबीसी हैज अबाउट 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। 280 मिलियन का मतलब वो 28 लाख हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल एक आरबीसी में होता है। और हर आरबीसी जो होता है ना, हर आरबीसी नहीं, हर हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अटैच कर देता है, तब जाकर के सैचुरेट होता है। मतलब कि एक आरबीसी जो होता है उसमें कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं, 28 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, उतने लाख, ठीक है ना। और ये हम आगे देखते हैं इसको, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, तो ये हम बता चुके हैं बेसिकली आपको। दूसरी चीज होती है लंग्स वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन रेशियोस, ठीक है। तो यहाँ देखिए नॉर्मली जो एल्वियोलाई है, यहाँ पर क्या होगा कि वेंटिलेशन मतलब जो हवा का जो फ्लो है लीटर पर मिनट वो कितना है, और जो ब्लड का फ्लो है पर लीटर कितना है, इसको हम वेंटिलेशन कहेंगे, इसको हम परफ्यूजन कहेंगे। तो जो लंग्स का ऊपर वाला भाग है वहां आप देखिए कि जो वेंटिलेशन रेट है वो तो ठीक है, मॉडरेट है, 24 है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है बहुत स्लो है। और यहाँ जो रेशियो है वेंटिलेशन का और जो ब्लड फ्लो का, दिस इज 3.4 के आसपास, जबकि जो बेस होता है वहां देखिए वेंटिलेशन रेट 8.82 है, लेकिन जो ब्लड का फ्लो है बहुत तेज। यानी कि इस पार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट लंग्स का है वहां पर ब्लड फ्लो स्लो होता है ताकि ऑक्सीजन की प्रॉपर लोडिंग हो सके। और ये चूंकि जो लंग्स का एरिया है यहाँ पर ये ज्यादातर वेंटिलेशन के काम आता ही नहीं है,
ये तब आता है जब आदमी स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा होता है, तब ये यहाँ की कुपिकाएं खुलती हैं, इसीलिए यहाँ पर ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है। तो नॉर्मली द एल्वियोलाई एट द एपेक्स ऑफ लंग्स आर अंडर परफ्यूज्ड, ब्लड फ्लो कम है, एंड ओवर वेंटिलेटेड, ब्लड फ्लो की तुलना में वेंटिलेशन बहुत ज्यादा है। जबकि जो बेस पे क्या होता है कि वेंटिलेशन जो है इसके परफ्यूजन के रेट की तुलना में कम है ना। तो यहाँ जो लोडिंग ऑक्सीजन का जो होगा उसका रेट कम होगा। जो टोटल एटमॉस्फेरिक, ये हम बता चुके आपको। एक चीज और होती है, इसको हम कहते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वैसे तो फिजियोलॉजिकली इनर्ट होता है, मतलब कार्यकी के हिसाब से एक इनर्ट गैस है नाइट्रोजन। ये बहुत ही स्लो डिजॉल्व होता है ब्लड में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है अंडर हाइपर बारिक कंडीशन, जब प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है ना बॉडी पे, तब क्या होता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी अचानक से बहुत ज्यादा हो जाती है। ये ब्लड में घुलने लगता है, टिश्यू में जाकर के स्थिर होने लगता है। और ये खास तौर से प्रॉब्लम होता है गोताखोरों के लिए, जो पानी के नीचे 300-400 मतलब क्या करते हैं, एक आध किलोमीटर तक नीचे जो चले जाते हैं। अब वहां पर क्या होता है कि पानी का प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन सांस में जाता है। नॉर्मली आपको यह ध्यान होना चाहिए, जो गोताखोर जाते हैं वो ऑक्सीजन का एक टैंक या सिलेंडर लेकर के जाते हैं उस पानी के अंदर जाके सांस लेने के लिए। अब नॉर्मली जैसे बाहर वायुमंडल में हवा का जो कंपोजिशन होता है, वही हवा का कंपोजिशन क्या होता है उस सिलेंडर में भी होता है। मतलब वहां भी 79% के आसपास नाइट्रोजन होता है, 21% का 79% के आसपास नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। लेकिन जब उस हाइपरबारिक कंडीशन में होता है तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन जाकर के बॉडीज के टिश्यूज में और एयरवेज में दूसरी जगह पर जाकर के जमा हो जाता है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से। और क्या होता है कि इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब टिश्यूज का जो डिजेनरेशन होता है उसको नेक्रोसिस कहते हैं। ये करीब का अल्कोहल के इंटॉक्सिकेशन जैसा होता है। और प्रॉब्लम ये है कि जब नीचे जा रहा आदमी तब तो ठीक है। खतरनाक काम ये होता है कि अगर आदमी जैसे नीचे गया और अचानक से ऊपर आ जाए, वो जैसे कि मान लीजिए कि 1 किलोमीटर पे था और अचानक से उसने अपने पानी से उठने के लिए बहुत तेजी से वो ऊपर आने लग गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डिकम्प्रेशन सिकनेस होता है। मतलब होता क्या है कि उसके बाहर जाने के कारण में नाइट्रोजन गैस, जब जैसे से प्रेशर घटेगा नाइट्रोजन गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो नाइट्रोजन गैस अगर तेजी से रिलीज होगा तो क्या होगा, वो बबल्स के फॉर्म में टिश्यूज में और ब्लड के कैपिलरी में जाकर के एक ब्लॉकिंग पैदा कर देगा। और ये क्या करता है, पूरे शरीर में बेंड्स पैदा कर देगा और आदमी मर भी सकता है। तो ये ऑक्सीजन नेक्रोसिस के साथ साथ जो डिकम्प्रेशन सिकनेस है, ये गोताखोरों के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसलिए जब वो जाते हैं तो जिस स्पीड में जाते हैं उससे ज्यादा टाइम ये नीचे से ऊपर आने में लेते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 बीटा चेन है और 2 अल्फा चेन है, यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। और इस बीच में जो रेड कलर का जो दिख रहा है, ये बीच में ये आयरन है, आयरन के साथ 4 पायरोल रिंग वाला ये हीम मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 हीम मॉलिक्यूल आपको 1, 2, 3 और 4, ये 4 हीम मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन है 4 ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन। ये चूंकि जो पॉलीपेप्टाइड चेन वाला पार्ट इसको ग्लोबिन कहेंगे, और बीच में 4 हीम मॉलिक्यूल हैं। हर हीम के साथ एक फेरस आयन होता है, इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है। एंड ये बता चुके हम आपको कि ईच हीम देयर आर 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स पर आरबीसी। तो ये इसको कैरी करते हैं। नॉर्मल हीम जो होता है तो उसके साथ फेरस के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। जब ये टिश्यूज में चला जाएगा तो क्या होगा, वहां से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अनवाइंड कर जाएंगे, तो उसमें रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कहलाएगा, यानी इसको हम कहेंगे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं है। ये अनलोडिंग होता है टिश्यू में। और दूसरी बात कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एफिनिटी है, उसके जो बाइंड करने की जो प्रवृत्ति है, वो फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स खास तौर से जो पार्शियल प्रेशर गैसेस का होता है उस पर डिपेंड करता है। ये देखिए हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, ये अभी मैं आपको बता रहा था कि जो प्लाज्मा होती है उसमें डिजॉल्व कम होता है ऑक्सीजन,
और हीमोग्लोबिन में ये ज्यादा बाइंड करके वहां पर कंसंट्रेशन, जो ब्लड में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है उसके लिए बेसिकली हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है। जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन का टैंक है और इससे आप प्रेशर रेगुलेट करके आप छोड़ रहे हो, तो अगर ये प्लाज्मा में PCO2 100 है, अगर प्लाज्मा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mmHg है, तो जो टोटल प्लाज्मा में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा वो 100 ml में 0.3 ml होगा, मतलब 0.3 ml ही ऑक्सीजन डिजोल्व करेगा 100% ऑफ प्लाज्मा, 100 ml ऑफ प्लाज्मा में। प्लाज्मा के 100 ml की मात्रा में सिर्फ 0.3 ml ऑक्सीजन घुला हुआ होगा, जबकि हीमोग्लोबिन में जो ये बाइंड करता है इसी प्रेशर पर 100 mmHg के प्रेशर पर 100 PO2 पे जो हीमोग्लोबिन में बाइंडिंग होती है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसकी कुल मात्रा 20 ml के आसपास होती है। कितनी होती है? 20 ml पर 100 ml, मतलब 100 ml में 20 ml ऑक्सीजन होता है। तो कहाँ ये 0.3 ml था और कहाँ ये 20 ml है, सेम वॉल्यूम में। मतलब कि प्लाज्मा की तुलना में करीब करीब 60-70 गुना ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा कैरी किया जा सकता है। और ये एक मैट हीमोग्लोबिन होता है जहां पर कि ऑक्सीडाइज फेरिक आयन जो होते हैं ये इनके पास स्पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकते, और ब्लड में ऐसे ब्लड में जहां मैट हीमोग्लोबिन पाया जाता है वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जब हिम जो है या हिम के जो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, लेकिन उसमें खतरनाक काम तब होता है जब वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन एज ए बाइंडर। मतलब ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड में हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है वो करीब करीब 210 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में, अब तो खैर वो कंडीशन नहीं, या किसी भी मेट्रो सिटी में आप खड़े हो और वहां कोई CNG वाहन नहीं चल रहा है, चारों तरफ गाड़ियों का धुआं है। उस धुएं में क्या होता है कि आपको सांस तो नहीं, मतलब आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन होता क्या है कि उस प्रकार के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसका कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होता है ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन को वो बाइंड नहीं करने देता हीमोग्लोबिन से, बल्कि क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाते हैं, और जिसकी वजह से एक CO पॉइजनिंग कहलाता है, यानी कि वहां ब्लड में आपके ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, क्योंकि सारा हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्यूपाई कर लिया। उसी प्रकार से ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड का होता है वो डिपेंड करता है एनीमिया। एनीमिया का क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो तो एनीमिया है, जब सामान्य से ज्यादा हो तो उसको पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है। और ये बेसिकली जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है ये होता है वैसे होता तो बोन मैरो में है, लेकिन इसके लिए इरिथ्रोपाइटिन नाम का एक केमिकल मीडिएटर अपना रोल निभाता है। और होता क्या है कि जब ब्लड में PO2 जब कम सेंस किया जाता है, ये किडनी के द्वारा सबसे पहले सेंस किया जाता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर कम है, तो उस कंडीशन में इरिथ्रोपाइटिन या EPO जो है उसका संश्लेषण बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण फिर जो हीमोग्लोबिन है इसका प्रोडक्शन तेज हो जाता है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो नर होते हैं, नर में पुरुषों में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो महिलाओं से ज्यादा होती है, और वो इसलिए ज्यादा होती है कि जो टेस्टोस्टेरोन या जो मेल सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, एंड्रोजन्स, वो RBC के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं या प्रमोट करते हैं। तो बेसिकली जो मेल हार्मोन्स हैं दे एक्चुअली प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ RBC, इसलिए जो RBC है या हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो पुरुषों में ज्यादा होती है। ठीक है।
और ये हम बता चुके हैं आपको कि हाई PO2 जो होता है लंग्स में ऑक्सीजन की लोडिंग को मदद करता है, लो PO2 जो टिश्यू में होता है उसको उसकी वजह से अनलोड होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है, ये मैक्सिमम लोडिंग लंग्स और टिश्यू में और मैक्सिमम अनलोडिंग लंग्स में करती है लोडिंग सबसे ज्यादा, और टिश्यू में सबसे ज्यादा अनलोडिंग होता है। और ये इसका समरी है, इसको आप देख लेना, ठीक है। वही चीज जो मैं अब तक बताता रहा हूँ, इसमें हम और चीजें अभी पढ़ेंगे, जैसे क्लोराइड शिफ्ट लिखा हुआ है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ